इसी क्रम में जो आज के इस द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि हैं श्री प्रेमजीत जी सिरोही, संस्थापक ULM यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, ये इसके संस्थापक हैं। सीधा मौसी सीधा तो वे अगली पंक्ति में आए, उनका स्वागत है। अजमेर सिंह जी हैं, वर्तमान संपादक हैं अर्जक पत्रिका के मासिक के। तो आप जो है श्री प्रेमजीत जी सिरोही का बैच प्रदान कर स्वागत करें। हमारे अगले वक्ता हैं श्री मुकुंद भाई पटेल जी, ये भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में मैंने चेहरा देख लिया, बहुत बहुत स्वागत है श्री विनोद पाल जी का, में आए हुए हैं। अवसर मिला तो आप विनोद पाल जी को भी सुनेंगे। वैसे प्रातःकाल सत्र में हमने नाम आपका रख लिया था, निश्चित कर लिया था कि विनोद पाल जी को जरूर सुनेंगे। अब शब्द प्रसूनों से स्वागत करने के लिए मैं श्री विनोद मिलिंद जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। श्री विनोद मिलिंद जी आइए और आप अपने शब्दों के माध्यम से सबका स्वागत करें। अरे सॉरी, एक गलती का मैं क्षमा चाहूँगा। वन मोर नेम इज हियर विद मी। हमारे बीच में आई हैं जूलियाना अपोस्टा जी। जूलियाना अपोस्टा जी, आप भी प्रथम पंक्ति में आ जाइए और आपका स्वागत करेंगी सरिता मिलिंद जी। सरिता मिलिंद जी आइए, इसी में बैठिए तीनों लोग। अब विनोद जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं। सम्मानित साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं की गई कि समाज के जितने भी समाज के प्रति अच्छा सोचने वाले बुद्धिजीवी और जिनका कई सालों का तजुर्बा रहा है, उन लोगों को आमंत्रित करके आगे की दिशा को तय करने के लिए उनके विचार सुने जाएं। हम लोग एक ऐसी प्रस्तावना पेश करना चाह रहे हैं देश में, जो कि हर सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, ये हम लोगों के मूल विषय रहे हैं। तो एक नई दिशा दी जाए, लोगों को ऐसी दिशा दी जाए जिससे ये मूवमेंट, ये कारवां आगे बढ़े। तो दो चीज़ें इसमें अभी उत्पन्न हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि व्यवस्था, हम जैसे अभी ये सत्र शुरू होगा, संपूर्ण समाधान व्यवस्था, ये पूरा का पूरा एक नई व्यवस्था है और जिसके बारे में हमारे प्रखंड विद्वान और चिंतक, मैं कहूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, समाज मानवता के लिए उन्होंने समर्पित किया हुआ है, माननीय प्रेमजीत सिंह जी सिरोही साहब हमारे बीच में उपस्थित है। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके विचारों से ओतप्रोत हों और एक माइंड सेट बने कि हमें किस दिशा में समाज को ले जाना है, देश को ले जाना है। तो नई व्यवस्था तो हम देंगे। संविधान भी एक नई व्यवस्था के लिए तैयार किया गया था, सबको पता है, सबने पढ़ रखा है। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्व, ये सब चीज़ें हैं उसमें। लेकिन संविधान को चलाने वाले लोगों ने, लागू करने वालों लोगों ने ये चारों चीज़ों को होने ही नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते। इस देश में दो शक्तियां हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में कानून व्यवस्था रहे, इस देश में
सबको न्याय मिले, एक जैसा न्याय मिले, सब लोग समान रूप से रहें, सब लोग जो है भाईचारा बनाकर रहें। तो कुछ शक्तियां हैं, कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते। बाकी समाज का 90% समाज जो है देश का, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो, सब लोग ये चाहते हैं कि जो हजारों सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है, जिसमें लोगों को, समाज को रौंदा गया है, उस व्यवस्था का खात्मा हो, जाति प्रथा खत्म हो, सबको समानता का अधिकार मिले। तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, या उनको दबाया जा रहा है, या उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जो लोग इस व्यवस्था को, जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में सारे अधिकार दिए गए कि राइट टू एजुकेशन है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रही है? जो पढ़ाई लिखाई की जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो इस तरह की बना दी गई है कि गरीब बच्चा पढ़ ही ना पाए किसी तरह से। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हमारी उम्र के जितने लोग हैं गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए, जहाँ टाट भी नहीं होता था, अपने दबा के ले जाते थे। आज आप देख रहे हो उन सरकारी स्कूल्स का क्या हाल किया गया है। तो ये लोग, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि लोग इस देश के पढ़ें, लोगों को न्याय मिले, लोगों में समानता पैदा हो। ऐसे बीच में माननीय सिरोही साहब एक ऐसी अर्थव्यवस्था इस समय पे जहाँ पर ये एक कुचक्र चल रहा है, तो ऐसी सामाजिक और आर्थिक और आपकी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिससे सब लोगों को राहत मिले, हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी की इच्छाओं की पूर्ति हो। जब आदमी चाहे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको इजीली अवेलेबल हो जाए। अब कितना देखिए, आपको बड़ी बड़ी शर्म की बात है, हैरानी की बात है, 135 करोड़ लोगों में से सर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इट मीन्स 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिए गए। जब गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिए गए तभी तो उनको 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत आई है। कहते थे कि वो अंग्रेज देश लूट ले गए, ये कौन लूट ले गया भाई आज़ादी के बाद? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को भी समझना है और उसको ठीक करना है। जो लोग इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो बहुत पुरानी है, नहीं चाहते समता हो, नहीं चाहते सबको रोटी मिले, उन लोगों का आश्वासन भी है, ये भी याद रखना है। तो दो जिम्मेवारियां हो गई हमारे पास। जो लोग इस तरह का कुचक्र चल रहे हैं देश में, तमाम सोशल मीडिया पे अब वीडियो आ रहे हैं, दोनों तरफ से ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन जिसके हाथ में पावर होती है उसकी मानी जाती है। वो अपना, पुलिस उसके पास है, अभिवक्ताओं ने पहले बताया, पुलिस उनके पास है, पीएससी उनके पास है, फौज उनके पास है, न्यायपालिका उनके पास है, संसद उनके पास है। क्या बचा? सारा तंत्र के ऊपर कब्जा है और उस कब्जे को करने के बाद इस देश को हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आने वाले 2024 में हम लोग समाज के बीच में जाएंगे, आप लोगों के माध्यम से जाएंगे, जगह जगह पर कैडर कैंप करेंगे, जगह जगह पर मीटिंग करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि इस तरह की सरकार जो इस देश में न समता चाहती है न स्वतंत्रता चाहती है, ऐसे लोगों को तुरंत गद्दी से हटाया जाए। ये हमारा पहला काम होगा। और दूसरा काम जो माइंड सेट होगा आज माननीय सिरोही साहब के द्वारा, उस माध्यम से हम एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आगे आने वाला समय 2024 के बाद अपने बच्चों को गुलाम बनाना है या फिर आज़ादी की ज़िंदगी उनको जीने के लिए देनी है। ये दो चीज़। सरकारी नौकरी पर नहीं जा पाएगा, ये भी क्लियर बात है। अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा, गुलामी की ज़िंदगी जिएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि व्यवस्था को समझें और नई व्यवस्था को अडॉप्ट करें। मुख्य अतिथि श्री प्रेमजीत जी सिरोही को हम आमंत्रित करेंगे, ये कहते हुए कि जिंदगी वहीं तक नहीं, ध्वजा जिस जगह विगत युग ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी, सारा जीवन नप चुका
कहे जो वह दासता प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु, मनुज की मेधा का संहारक है। जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूँ मानता चल उसको। जो कहे सोच मत स्वयं, जो कहूँ मानता चल उसको। नर की स्वतंत्रता की मणिका, तू कह अराति प्रबल उसको। नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता, कदर्य अविचारी है। नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता, कदर्य अविचारी है। बेड़ियां बुद्धि को जो देता, जुल्मी है, अत्याचारी है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अमरजीत सिंह जी सिरोही जी को। आइए मंच पर, आप अपने विचारों से अवगत कराइए, हमें अभिसंचित करिए। आप सभी माननीयों को मेरा अभिवादन। ये जिसके बारे में आप अभी सुन रहे थे, ये एक्चुअली पूरी वैश्विक व्यवस्था है। और चूँकि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो यहाँ हम लोग इसको ज़्यादा ज़ोर शोर से कर रहे हैं। वैसे ये दूसरे देशों में भी पहुँच चुकी है, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये जा चुकी है, और जगह इसके लिए पूरा रोड मैप बन रहा है और ये जा रही है। कई भाषाओं में किताब ट्रांसलेट हो चुकी है, तो इसका पूरा बन रहा है खाका। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था है, ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, और इसके अंतर्गत ये पूरी व्यवस्था का प्रस्ताव पूरी दुनिया के लोगों के बीच में उनकी अपनी भाषा में हर जगह भेजा जा रहा है। जहाँ जहाँ की भाषा में ट्रांसलेट हो गई है वहाँ वहाँ की भाषा में, और जहाँ की नहीं हुई है वहाँ वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ की लोकल भाषाओं में इसमें जाएगा। तो हर जगह भारत में जैसे 18-20 भाषाएं हैं, तो ये भी सारी लोकल भाषाओं में सब जगह इसकी पूरी प्रस्तावना लोगों के बीच जाएगी। दुनिया में शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई नई व्यवस्था के लिए पहले लोगों से पूछा जा रहा है, और आधे से अधिक लोग कोई भी देश के इसके लिए जो राजी होंगे तो ये व्यवस्था आने का आगे का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। माने लोगों के ऊपर है, ये कोई किसी एक आदमी के आने से लाने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि अब तक जो हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में भी और बहुत दुनिया के संविधानों में भी बड़ी बड़ी बढ़िया बातें उसमें लिखी हुई हैं कि भाई सबको ये अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, और बहुत सारे मानवाधिकार हैं, जनाधिकार हैं विभिन्न प्रकार के, वो सब लिखे हुए हैं। मगर वो धरातल पे क्यों नहीं उतर सके, इसके लिए मैं आपको अभी जो समझाने जा रहा हूँ उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। उसको समझने से आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे इतिहास की, जितना भी हमारे पास लिखित और अलिखित इतिहास है, उस पूरे इतिहास में वो समस्या शुरू से चली आई है, उस पर कभी कोई समाधान हुआ नहीं आज तक, और वही मुख्य है। और हम लोगों को आपस में ऐसा लगता है कि हम में से कुछ लोग हैं जो अच्छा करना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, ऐसा भ्रम होने लगता है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। अर्थशास्त्र को मैं आपको बताने से पहले हम ये समझें कि कोई व्यवस्था की ज़रूरत हमें होती क्यों है, आखिर हमें मतलब क्यों व्यवस्था चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। व्यवस्था का मतलब रहता है कि जहाँ पर भी वो व्यवस्था आए वहाँ हर एक व्यक्ति को जन्म से लेके और उसकी पूरी ज़िंदगी जितनी भी होती है उस व्यवस्था के द्वारा संरक्षित हो। जैसा बाबूजी भी बता रहे थे कि वो व्यवस्था नहीं है, अगर कुछ ही लोगों को संरक्षित कर पाती है, वो भी आंशिक रूप से, सभी लोगों को नहीं कर पाती, उसका मतलब है कि उसमें कोई बहुत बड़ी कमियां हैं जो हमें ढूंढनी ज़रूरी हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, जितना जान पाते हैं उसको रखते हैं, उस आधार पे फिर उसमें अमेंडमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और यूँ होते होते जंगली व्यवस्था से, माने जो कबीलाई व्यवस्था थी, वहाँ से लेके यहाँ तक ये जनमानस पहुँचा है धीरे धीरे। कभी एक कदम पीछे जाता हुआ, कभी 4 कदम आगे आता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। और ये खोज और ये यात्रा निरंतर जारी है। तो इसको अब हम दो लोग देखें कि
क्या ज़रूरत है इस व्यवस्था की? जैसा कि बताया कि सभी लोग संरक्षित हों पूरी तरह से, और संरक्षित हों किस लिए? सुखी होने के लिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है क्या आखिर हम जन्म से लेके और जितना भी पूरा जीवन होता है, हम करते क्या हैं सुबह से शाम तक? हमें इच्छाएं होती हैं अपने लिए या अपनों के लिए, और उनकी पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो हो सकता है वो लोग करते हैं, पारिवारिक रूप से जो हो सकता है वो उसका प्रयास करते हैं, और सामाजिक रूप से जिसे व्यवस्था का नाम दिया जाता है उसमें जितना संभव हो पाता है लोग प्रयास करते हैं, जो भी वहाँ उन पदों पर पहुँच पाते हैं जो लोग भी। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो व्यवस्था का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो नहीं पाई है अभी तक। पहले से कुछ बेहतर है लेकिन हो नहीं पाई है, जैसा सब लोग सोचते हैं वैसी वो हो नहीं पाई है। तो अब उसकी प्रॉब्लम क्या, कहाँ पर है, क्या है? खराब जो अर्थशास्त्र है इसको समझे, बड़े आसान से भाषा में समझाऊंगा। अर्थशास्त्र से मतलब ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई बड़ी टेढ़ी मेढ़ी खीर है, बहुत आसान है। आप लोग जब बाजार जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, आपको घर में आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता पिता या आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? अपनी जेब देखते हैं कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, या मेरी बैंक में पैसा है कि नहीं है। अगर पैसा आपके पास होता है तो आप यूं दौड़े चले जाते हैं और जाके जो खरीदना होता है खरीदते हैं और लेके चले आते हैं। अगर नहीं होता तो चाहते हुए भी नहीं खरीद पाते, लाख कोशिश करके भी। अर्थशास्त्र क्या करता है? चूंकि अभी 90% लोगों के पास में इतना धन नहीं होता कि वो जितना खरीदना चाहते हैं उतना खरीद सकें, माने उतनी मांग कर सकें बाजार में जाके। आपका खरीदना मतलब आपकी मांग है ना। अब चूंकि 90% लोगों के पास पैसा ही नहीं है उतना, तो वो मांग नहीं कर पाते। केवल 10% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जब दिल करता है वो या ऑनलाइन या जाके कैसे भी करके खरीद कर ले आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, तो उनकी तरफ से पूरी मांग होती है। लेकिन 90% लोगों की तरफ से बहुत थोड़ी मांग हो पाती है, वो भी जो मध्यम दर्जे का आदमी है उसके द्वारा। बाकी तो वो बस फ्री का चीनी चावल उसी में उसका काम चलता है। तो अब जब मांग कम होगी बाजार में तो क्या होगा इससे? कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैदा करते हैं, वो चाहे किसान हो चाहे उद्योगपति हो, वो पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो पैदा करके क्या करेंगे भाई? गोदाम में रख के क्या फायदा है बना के? जब मांग ही कम होगी, प्रोडक्शन ही कम होगा, तो थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, है नहीं? माने रोजगार पैदा नहीं होगा। ये जो सारी सरकारें रोती रहती हैं कि हम रोजगार का प्रयास कर रहे हैं, पैदा करने का, कर नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पाते? इसी कारण से, क्योंकि मांग नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो श्रम की मांग नहीं है। क्योंकि आदमी का क्या करेंगे? ऊपर से साइंस ने डेवलप कर लिया है तो ऑटोमाइजेशन हो गया है, माने एक मशीन 100 आदमी का काम आराम से करती है। तो कुछ उस दृष्टि से भी श्रम की जरूरत कम हो गई, मांग कम हो गई, और मांग ही नहीं है बाजार में तो उसकी वजह से भी मांग कम हो गई। तो अब ये दो नियम आप देखें एक दूसरे के। पहला नियम है कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते। पैसा नहीं है मतलब आप इस पूरी अर्थशास्त्र की चेन से, मांग, प्रोडक्शन और आपूर्ति से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? आपने वोट देके किसी भी सरकार को बनाया हो, किसी भी संविधान को फॉलो करते हो, आप बिना पैसे के इस पूरी अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, आराम से हो गए ना। इसके लिए आप किसी कोर्ट में कोई रिट भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते इसके लिए कि भाई मैं इसकी वजह से बाजार में जाके कुछ खरीद नहीं पा रहा हूं। कुछ नहीं कर सकते ना, बस बैठे ही रह सकते हैं घर में, या चोरी चकारी ठगी करके जैसे मर्जी अपना परिवार चलाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इधर बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और उधर बिना
काम के पैसा नहीं मिल सकता, बिना रोजगार के। देख रहे हो ये दोनों नियम, बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और पैसा आपको बिना रोजगार के आएगा नहीं। अब क्या करेंगे? मांग नहीं है तो रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो मांग नहीं है। ये दोनों नियम एक दूसरे को मिनिमम पे करके रखते हैं, कम से कम पे। मतलब जहां आदमी को खरीदना ही होता है, भाई साहब कहीं से उधार लाके खरीदे, कुछ भी करे, माने रोटी कपड़ा मकान जो भी थोड़ी सी चीज़ है, बस उतनी चीज़ में खरीद के वो रह जाता है, उतने से ज़्यादा मांग कभी हो नहीं पाती उस देश की। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये 90% को गरीब बनाए रहता है। इस बात को आप जितना समझेंगे बाकी पूरी व्यवस्था को आपको उतना ही समझने में आएगी। ये मूल है इसका पूरा। अब इसमें एक नियम और है, जब रोजगार कम है तो जितने रोजगार करने वाले लोग ज्यादा हैं और रोजगार कम है तो वो कम से कम पैसे पर रोजगार करने को राजी होंगे कि नहीं होंगे, या बोले तो मजबूर होंगे कि नहीं होंगे। 8,000 10,000 12,000 है ना, क्योंकि ये नहीं करेगा तो ये आ जाएगा आगे, तो भाई मैं ही कर लूं, कम से कम घर की रोटी तो चलेगी। तो आपके श्रम की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। और मतलब जिनको वहां रोजगार मिल भी रहा है उसमें से भी 90% लोगों को इतना कम श्रम का मूल्यांकन मिलता है, इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो कोई खास मांग नहीं बढ़ा पाते बाजार में। समझ रहे हैं? वो कोई खास मांग बढ़ा नहीं पाते बाजार में। तो बाजार का जो आपकी जीडीपी है वो कितने पर लगी रहती है? मिनिमम पे लगी रहती है। अच्छा, इसी से टैक्स जाता है, सेल टैक्स वगैरह सब इसी से जाता है ना, आपका वैट अभी जो बोले तो जीएसटी, वो सब इसी से जाता है। तो अब थोड़ी मांग है, थोड़ा प्रोडक्शन है, थोड़ी आपूर्ति है, तो सरकार को टैक्स भी कितना मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा, माने सरकार भी गरीब बनी रहेगी। वादे करके आएगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के और मुश्किल हो जाएगी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी भी। समझ रहे हैं? सरकार भी वादा करके आएगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और कहां तक सीमित होकर रह जाएगी? 2 ट्रिलियन पे। किस वजह से? इस अर्थशास्त्र की गलत नीतियों की वजह से। ये जो पूंजीवादी, ये जो पैसे वाला अर्थशास्त्र है, जिसने पहले ही स्टेप पर आपको बाहर कर दिया। जिनके पास पैसे नहीं है उनको पहले ही स्टेप पर क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अर्थशास्त्र से बाहर हो गए तो आपकी राजनीतिक हैसियत कोई बची क्या? गरीब आदमी का कौन सुनता है भाई? पड़ोसी नहीं सुनता तो फिर सरकार तो बहुत दूर रहती है। राजनीतिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति, समाज में कोई कुछ समझता है आपको? फिर खाली जेब है ना। पड़ोसी भी थोड़ा जो है ऐसे आंख बचा के निकल जाता है कि पैसे ना मांग ले भाई, मतलब थोड़ा कम रिश्ता रखने की कोशिश करता है अगर जिसका थोड़ा बहुत खान पान चल भी रहा है तो अब आप देख सकते हो कि ये अर्थशास्त्र किसको छोड़ रहा है? सबको नचा रहा है। केवल 10% लोगों को छोड़ के। कौन ये 10% लोग हैं? जो जिनके पास या तो खेती बहुत, जो मतलब बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो चाहे खेती में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे बड़ी जॉब पर हो, 10% लोग ही वो आपको सारे मिलेंगे सब जगह मिला के, सरकारी प्राइवेट सब कुछ करके। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2019 का, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि उसके बाद कोरोना लगा तो ठीक से रिपोर्ट्स आई नहीं है। 2019 में भारत के अंदर 73 माने 73% जो इनकम है देश की वो 1% लोगों की जेब में गई। ये आप गूगल पे निकाल के देख सकते हो। ऑक्सफैम, OXFAM, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ये इंटरनेशनल संस्था है जो पूरी दुनिया की, हर देश की और पूरे ओवरऑल की सारी इकोनॉमी की सारी रिपोर्ट देती है। ये इसका काम यही है, ऑक्सफैम। और पूरी दुनिया में
82%, 82% इनकम पूरी दुनिया के 1% आदमी को गई। समझ रहे हैं? और ये भारत की समस्या नहीं है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में लागू है, हर जगह, हर देश में। जैसे एक देश में 10% लोग अमीर हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में 10% देश अमीर हैं, उसी पॉलिसी की वजह से। उस वजह से नहीं कि उनका कोई संविधान बहुत बढ़िया है, उनका कोई वहाँ कोई बड़ी दया वाली बात है, या वहाँ कोई आस्तिक नास्तिक का चक्कर है ना। उसी आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या इंटरनेट, ये वो, आपकी विंडो जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे, सारा तो वहीं से आता है और पूरी दुनिया में जाता है उसका, और वो सारा पैसा अमेरिका में इकट्ठा होता है। एक विंडो के 10,000 रुपये होते हैं, 10,000, 12,000 होते हैं कि नहीं, हम देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अब ये पूरी दुनिया से ये सारा पैसा वहाँ इकट्ठा होगा तो वो देश तो अमीर बनेगा ना। तो अपनी मेहनत से बन रहा है क्या? नहीं, ये आर्थिक शोषण है। और ये करवाने वाला कौन है? कोई आदमी नहीं, ये जो अर्थशास्त्र की नीति है, क्योंकि इस अर्थशास्त्र में हर आदमी को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का अधिकार है, क्योंकि भाई प्राइवेट ओनरशिप है। पूंजीवाद का मतलब ही होता है प्राइवेट ओनरशिप। तो उसमें आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते कि आपने इससे ज्यादा पैसा कमा लिया मतलब आपने अपराध कर लिया। तो हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, और जिनको ये मौका मिल पाता है वो अरबों में कमाते हैं और कमाते ही चले जाते हैं। टेस्ला के पास में, जो अमेरिका का टेस्ला है, उसकी खुद की इनकम पूरे भारत की जीडीपी के बराबर है, एक अकेले आदमी की उसकी संपत्ति है। जितना भारत में एक साल की जीडीपी हम 140 करोड़ लोग खरीदते बेचते हैं, वो अकेले की इतनी संपत्ति है। अमेरिका में थोड़ी ना संपत्ति पैदा हुई, पूरी दुनिया से इकट्ठी होती है, इंटरनेट के माध्यम से, इसके माध्यम। बहुत उनके ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जिन पे उन्हीं की मोनोपोली है, मतलब वो उन्हीं के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो सबको खरीदने पड़ते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की समस्या है पूरी की पूरी। ये किसी एक देश की नहीं है समस्या, ये किसी एक आदमी की नहीं है, और आदमी के द्वारा अब तक क्योंकि यही अर्थशास्त्र चलता रहा, तो इसका जो असर है वो हम सब पर है। अब आप सोचिए, 90% लोग पहले ही कदम पर पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में आर्थिक चेन से बाहर हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा उनके पास आएगा नहीं क्योंकि काम नहीं है, और काम तब तक नहीं मिलेगा जब तक मांग नहीं होगी। तो अब कहां से शुरू करें भाई? मांग से ही शुरू होगी ना बात। अगर आपको मांग करने का अधिकार मिल जाए तो प्रोड्यूसर लोगों को बनाने का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। जो अमीर देश है उनमें आप देख भी सकते हैं कि ये कोरोना के टाइम में अमीर देशों में, जैसे हमारे यहाँ तो इन्होंने चावल वावल दिए, खाना पीना दिया, वहाँ पे वो अच्छी खासी इनकम उन्होंने, मतलब पैसा लोगों की उसमें डाला सीधा, जिससे उनके यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई और जल्दी से वो उभर गए। भारत ने केवल खाने पीने के लिए दिया, इससे ज़्यादा वो दे नहीं सका। और वो भी क्यों नहीं दे सका? क्योंकि देने के लिए उसके पास भी तो पैसा चाहिए ना, वो भी तो बेचारा गरीब है, क्योंकि उसको भी टैक्स से ही इकट्ठा होता है, तो वो भी फंसा हुआ है। तो आदमी फंसा हुआ है, सरकार फंसी हुई है, तो इसको सॉल्व कहाँ से करें? ये तीन चीज ये आपने देख ली। इससे समझ में आ गया कि 90% आदमी क्यों अर्थशास्त्र से बाहर, मतलब गरीब बना हुआ है। अर्थशास्त्र के अंदर मतलब अमीर, और अर्थशास्त्र के बाहर मतलब समझ गए? अर्थ तो ये तय कौन कर रहा है कि गरीब कौन है और अमीर कौन है? अर्थशास्त्र। अब इसके असर देखिए, गरीबी और अमीरी तो है ही है जो है, उसके अलावा इसके असर देखिए कि जो अब 90% लोग अगर गरीब रहेंगे और उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उनका जीवन चलाने के लिए उन्हें
आपराधिक तरीकों से पैसा कमाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब तो सुसाइड नहीं कर सकते ना। कितने सारे लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, घर चलाने के लिए ठीक से उसे आपराधिक कार्यों में संलग्न होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब रोजगार नहीं है तो क्या तरीका बचता है इसके अलावा, मुझे बताइए। तो इससे अपराधों की संख्या बढ़ती है। अपराध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे गरीबी में? हाँ, और या तो वो गरीबी में बेचारा सुकुड़ के खुद भी और पूरी फैमिली जो है वो उसमें पड़ी रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो वो ऐसा तय करता है कि ठीक है भाई, अगर सफल हो गए तो ठीक है, अच्छी घर चलता रहेगा, नहीं तो जेल में चले जाएंगे, वहाँ रोटी तो मिलेगी कम से कम। तो वो अपने रिस्क ले लेता है। तो इससे इतने सारे अपराधों का जन्म होता है। फिर उन अपराधों से लड़ने के लिए सरकार को पुलिस, आर्मी, ये सब बढ़ानी पड़ती है। एक और आंकड़ा है आपका, लगभग हर एक देश का ये आंकड़ा है, थोड़ा बहुत 2-4-5% इधर उधर, उसमें से 40 से 45% जो बजट है वो इनसिक्योरिटी को दूर करने में जाता है। मतलब आर्मी की सैलरी, आर्मी के युद्ध के हथियार वगैरह सब, उनकी गाड़ियां, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का, इनकम टैक्स का, बहुत सारी तरह की पुलिस है, ये फोर्स वो फोर्स वगैरह वगैरह, 40 से 45%। उससे तो कुछ निकलता नहीं है ना भाई, उनसे कुछ पैदा थोड़ी होता है कि वो हमारी जीवन को अमीर बनाएगा। वो तो केवल इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए, जैसे पहले लोग लठैत पाल लेते थे 4-6, उनसे कुछ पैदा तो होता नहीं है, बस सुरक्षा की दृष्टि से वो रखे जाते हैं, खर्चा होता रहता है। तो 40 से 45%, माने आपकी जितना बजट है, तो 30 लाख करोड़ के आसपास हर साल का जो बजट है वो इनसिक्योरिटी को दूर करने में जाता है। फिर भी दूर होती नहीं है, क्योंकि कैसे दूर होगी भाई, गरीबी में कैसे दूर होगी? गरीब आदमी कोई ना कोई तरीका तो निकालेगा ना, पुलिस से सांठ-गांठ करेगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। अब सोचिए इसमें, तो ये खराब अर्थशास्त्र के दुष्प्रभाव, एक तो गरीबी हो ही गया, 90% लोग गरीब, उसके अलावा अपराधों में वृद्धि, जो लोग अपराध करेंगे उनके बीच और जो नहीं कर रहे हैं या जो ठीक ठाक कोई स्थिति में है उनके बीच हमेशा वैमनस्य, लड़ाई, द्वेष। इस तरह का समाज जो कई सारी चीजों में बटा रहेगा, अपराधों में, गरीबी में, इसमें उसमें, वहां के नेता लोगों के पास भी क्या तरीका बचेगा वोट लेने का? क्या तरीका बचेगा वोट लेने का? काम करके तो वोट ले नहीं सकते, क्योंकि काम करेंगे कहां से, पैसा उनके पास है नहीं है। हर 5 साल में इलेक्शन में जाना है, वो भी पैसा कहीं से लाना है, जिससे लेंगे और फिर उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये अर्थशास्त्र ने कैसे सब ऐसे करके सब, हाँ, सबको जो है ऐसे बांध रखा है कि भाई हिल नहीं सकते हैं आप। आम आदमी से लेके और राष्ट्रपति तक सबको बांधा हुआ है ऐसे, यूं। किसने? अर्थशास्त्र ने। हाँ, अब जब तक अब ये चेंज ना हो अर्थशास्त्र, आप मुझे बता सकते हो कि किस रीति से 90% लोग भी इन 10% लोगों की तरह हो जाएंगे? कोई तरीका है जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा? क्या पॉसिबल है? कहीं से भी पॉसिबल लगता है आपको क्या? सरकार अपना सिर फोड़ ले मार मार के दीवार में, मोदी जी अपना सिर फोड़ ले मार मार के दीवार में, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई भी आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, XYZ, अब तक कितने 15-16 के लगभग जो है प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और यही नहीं, ये एक देश की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में 212 के आसपास देश है, ये हर देश की कहानी है। अमेरिका जैसे देश में भी गरीबी होती है, आप सोच माने कोई भी अमीर देश आप ऐसा उठा के नहीं देख सकते जहां पे अमीरी और गरीबी ना होती हो। हाँ, यहां से बेहतर है, बस ये आप बोल सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अर्थशास्त्र समझ गए और उसके दुष्प्रभाव समझ गए, और उत्तरदायी कौन है? कोई आदमी उत्तरदायी नहीं, ना मैं, ना आप, ना मेरे बुजुर्ग, ना आपके बुजुर्ग, ना मेरी आने वाली पीढ़ी, ना आपके आने वाली पीढ़ी। कौन है इसका जिम्मेवार?
कुछ भी नहीं है, इसका कोई विकल्प अभी तक आया नहीं ढंग से, बस मतलब इसका ज्ञान नहीं था। तो इस अज्ञान की वजह से हम सब लोग पिस रहे हैं आपस में और एक दूसरे के कहीं दुश्मन बने हुए हैं, कहीं किसी की टांग खींच रहे हैं। इसी की वजह से कंपटीशन भी है, क्योंकि भाई आपकी पोस्ट ऊंची है और मेरी पोस्ट नीची है, तो क्या मैं कोशिश नहीं करूंगा आपकी पोस्ट पे पहुंचने की, आपको साइड करने की? ऐसा करूंगा ही नहीं, तो मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? तो कंपटीशन इतना ज्यादा, अब जब लोगों के बीच कंपटीशन है तो वहां प्रेम की अपेक्षा आप किस दृष्टि से कर सकते हैं? आपके पास क्या दृष्टि बचेगी जिससे, आप देखते ही हैं दो भाइयों में भी लड़ाई होती है संपत्ति के पीछे, होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि ये कुछ पैसा मिलेगा तो मैं मांग कर सकूंगा, मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूंगा। तो बिना पैसे के कोई लाइफ संभव नहीं है। आज तक के पूरे जितनी पीछे की व्यवस्थाएं गई हैं सारी, उसमें यही अर्थशास्त्र रहा है, चाहे वस्तु से वस्तु लेने का रहा हो, और चाहे उसके बाद में मुद्राएं आ गई, और चाहे अब आज हम डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में हैं। मुद्रा है तो हम दे सकेंगे, एक सामान ले सकेंगे, मुद्रा नहीं है तो आउट, बाहर। आप बस वोट देने के अलावा आपका कोई राइट नहीं बचेगा। आपके जेब में पैसे नहीं है, आपका कोई राइट है इसके अलावा? अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो हर 5 साल में वोट डालने के अलावा आपके पास कोई राइट है क्या? और ये राइट किसी काम का है क्या? समझ रहे हैं इस बात को? तो राइट कौन से वाला काम का होगा? वो होगा कि जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जी पाए, वो राइट चाहिए। अब वो मिलेगा कैसे? वो लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोशिश वो लोग भी कर रहे हैं, मेहनत वो लोग भी कर रहे हैं, मगर फिर भी जो बुद्धि के काम है वो बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। जांच पड़ताल खोज खबर वही लोग कर सकते हैं। पीछे भी जिन लोगों ने किया है, अंबेडकर साहब हुए, उनके पहले और हुए, ऐसे एक लाइन है पूरी। अंबेडकर साहब के भी बाद में कुछ कुछ लोग हुए अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने सब किया, सबने ट्राई किया जितना वो कर सकते थे, जितना हो सका वो हो गए, पहुंच गए हम यहाँ तक। अब इसका समाधान देखिए क्या है, इसको भी बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी में सारी की है, यही है आधार, यही आपको, यही हम सब लोगों को हमें 2 वर्गों में बांटे हुए हैं, शोषण करने वाले और शोषण करवाने वाले। घर के 2 भाइयों को कौन बांटे हुए है? क्या माँ और पिता? क्या फूफा फूफी? कौन बांटे हुए है? संपत्ति, पैसा, अर्थशास्त्र बांटे हुए कि नहीं बांटे हुए? भाई बहन में झगड़ा करवाए हुए कि नहीं हुए? बाप और बेटे में झगड़ा करवाए हुए कि कितने बार तो मर्डर हो जाते हैं। अब इसका समाधान देखें क्या है। समाधान में जैसा कि आपने सबसे पहले समझाई कि सबसे पहला जो कदम है वो है कि क्या हम मांग कर पाते कि नहीं। अगर हम मांग नहीं कर पाते तो बात ही नहीं शुरू होती है, हम वहीं से बाहर हो गए, है ना, मतलब बात ही खत्म। ऐसे हो गए जैसे आप उस देश के नागरिक ही नहीं हो गए कि नहीं हो गए। तो पहले मांग पूरी हो। तो मैंने क्या किया कि इसमें से पैसा हटा दिया, बोले इस जड़ को ही खत्म करो। और हर आदमी को, माने हर नागरिक को, वो चाहे आज का पैदा हुआ बच्चा है और चाहे वो आज का बूढ़ा है, हर नागरिक को जो चाहिए वो मांग करने का अधिकार दे दो, ऐसे ही बिना पैसे के। क्या होगा इससे? कौन बताएगा? बिल्कुल, इससे क्या होगा कि जितनी मांग हो सकती है उतनी मांग, मैक्सिमम मांग हो जाएगी। मतलब जितनी भी हो सकती है हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको कोई रोकेगा क्या? अब क्या आप सोचोगे कि मेरी जेब में तो पैसे है नहीं, मैं मांग कैसे करूं? अब कोई अड़ंगा नहीं रहेगा ना। तो ये सारी मांग कहां पहुंच जाएगी? प्रोड्यूसर्स के पास, माने जिनके पास में चीजों को पैदा करने का, बनाने का काम होता है। जब ये सारी मांग वहां पहुंच जाएगी और इस मांग के आधार पर सारा प्रोडक्शन होगा, तो काम भी, रोजगार भी पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब रोजगार भी पैदा होगा तो सारे काम जो खाली दिमाग शैतान का घर घूमते रहते हैं वो घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे ना।
काम भी खूब होगा। अच्छा, पैसा है नहीं है सिस्टम में, तो आपकी वैल्यू और आपकी वैल्यू में कोई अंतर होगा? होगा क्या? आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हैं, और आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हैं, और आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हैं। क्या आप तीनों में कभी भी कोई भेदभाव होगा? सारे भेदभाव का कारण कौन है? अर्थशास्त्र, पैसा। कोई आदमी है क्या इसका कारण? क्या मैं इसका कारण आपको ठहरा सकता हूं? क्या आप मुझे ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम मनुष्य जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्थिति परिस्थितियों को। अगर मुझे अभी कोई यह बिच्छू काटने आ जाए तो मैं उसे मारूंगा कि क्या करूंगा? मार ही दूंगा ना। अगर वो नहीं आए काटने तो मैं क्या उसके छेद में जाऊंगा मारने? उसके घर में नहीं जाऊंगा ना। तो अगर ऐसी व्यवस्था कर दी कि बिच्छू ना आए, खाली वही आए जो आने चाहिए, तब कोई समस्या? इसी बात को व्यवस्था बोलते हैं। और इस सारी व्यवस्था में जो मूल होता है वो होता है अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र ही तय करता है कि आपने संविधान में जो भी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बातें लिख दी हैं वो धरातल पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, ये कौन तय करता है? भाई आपके जेब में पैसा होगा तो करता है ना। अमीर आदमी के घर में हर चीज क्यों मिल जाती है? किस कारण मिल जाती है? कोई नेता लोग थोड़ी जाते हैं उनको बोलने के ये लो जी हम आपको दे रहे हैं। उनके पास पैसा होता है और उससे वो जब दिल करता है उनको खरीद के ले आते हैं। आपको क्यों नहीं मिल, आपके घर में क्यों नहीं सारी चीजें मिलती? सिंपल सी बात है। तो अब ये होगा कैसे? क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि पैसा हटा दिया, पैसा हटाने से कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई। मांग करने का अधिकार सबको हो गया, जो मांग होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन में जितने भी सारे लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब उस व्यवस्था के पास, और जिसने जहां से जो भी मांग आई उस हिसाब से वो मांग करके उसकी आपूर्ति कर दी। हमें आपूर्ति चाहिए या कि जमीन और ऐसा कुछ चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए क्या हमें, या हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज भी अगर हमें मिल जाएंगे तो हमें तब भी उन्हीं का उपभोग करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का डायरेक्ट हम उपभोग नहीं कर सकते, कोई नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज और सारे ह्यूमन रिसोर्सेज, माने जो काम करने वाले लोग हैं, वो दोनों मिलके सारा प्रोडक्शन करते हैं। खेती का हो, कुछ भी का हो, ड्राइविंग हो, है कुछ भी, कोई भी, जितने भी सारे जॉब हैं। जब सबकी स्थिति बराबर हो जाएगी तो कोई आदमी ऐसे करके चलेगा और कोई आदमी ऐसे करके चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। कोई आदमी किसी को सर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। समझ रहे हैं? कोई आदमी किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर डालेगा क्या? सारी चीज सरकारी हो जाएगी। सरकारी का मतलब सामाजिक। तो ये जो अर्थशास्त्र है नया, इसकी पूरी व्यवस्था ये होगी कैसे? पूरी व्यवस्था एक किताब में लिखी हुई है, आप उधर देखेंगे तो संपूर्ण समाधान किताब है उसमें, और ये YouTube चैनल है उसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हर बात का मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें राजनीतिक मॉडल क्या है। आप आर्थिक मॉडल समझ गए होंगे, आर्थिक मॉडल की प्रॉब्लम समझ गए, आर्थिक मॉडल का सॉल्यूशन समझ गए। ये अभी सॉल्यूशन ही तो बताया कि पैसा हटा दीजिए। अगर हाँ नहीं, इक्वलिटी की जरूरत नहीं है। जैसे आप 4 रोटी खाती हैं और आप 2 रोटी खाती हैं, तो आपको 4 रोटी मिले और इनको 2 रोटी मिले, ऐसे करके। अब इसको इक्वलिटी नहीं बोल सकते। आपको जो चाहिए वो आपको मिले, इन्हें जो चाहिए वो इनको मिले। आप भी फ्री हैं मांग करने में, ये भी फ्री है, कोई रुकावट नहीं, ना आपको रुकावट है ना उनको रुकावट है कि नहीं? हाँ, और जरूरत आप तय करेंगे, दूसरा नहीं। अपनी जरूरत आप खुद तय करेंगे।
पैसा है ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है, वहाँ पैसा है ही नहीं। आपको जो चाहिए आप केवल मांग कर देंगे, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। जैसे आजकल आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मांग कर लेते हैं घर बैठे हुए, तो ये सब कुछ इसमें ऐसे ही मिलता रहेगा, सब कुछ आपका। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। जन्म लेने से लेके और 25 साल तक की उम्र तक बच्चे को पढ़ना और खेलना ही रहेगा बस। शैक्षिक व्यवस्था का चैप्टर अभी आगे आएगा। 25 साल से लेके 50 साल की उम्र तक आप लोगों को, जो भी उसमें होंगे, अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक काम करना अनिवार्य होगा। जब जब व्यवस्था आपको बोलेगी, जो भी चीज़ों की मांग आ रही होगी उस हिसाब से, क्योंकि मांग के हिसाब से यहाँ प्रोडक्शन है। 50 के बाद सबको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, कोई शर्त नहीं। 25 तक भी सबको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, बच्चों को भी घर में। बच्चे माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके बूढ़े माँ बाप बच्चों पर निर्भर नहीं है बिल्कुल भी। सबके सब आत्मनिर्भर बोले या समाज निर्भर बोले, सबके सब उनको जो चाहिए मिलेगा। बच्चों के साथ बनती है एक ही घर में, एक ही घर मिलेगा, नहीं बनती है अलग घर मिल जाएगा, वहाँ सारी सुख सुविधाएँ मिल जाएंगी। बच्चे सेवा करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सेवा मिल जाएगी और टॉप क्लास की मिलेगी। अब आ जाएं राजनीति शास्त्र में कि राजनीति कैसे होगी, मतलब ये ऐसा हो सके ये सुनिश्चित कैसे होगा, है ना। ये नहीं तो ये तो कहानी हो जाएगी, फिर हो जाएगी कि नहीं कहानी। ये होगा कैसे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक शास्त्र होता है। राजनीति मतलब जिस व्यवस्था की बात हो रही है उसके चक्र को सुचारू रूप से चलाने की नीति को क्या बोलते हैं, दैट्स इट। तो राजनीति की जरूरत पड़ती है। तो राजनीति कैसी होगी इसमें 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसे करके इसको थोड़ा समझें। इसमें जो नेता खड़े होंगे उनके टेस्ट होंगे, जैसे अभी बाकी जॉब के टेस्ट होते हैं। आईएएस का टेस्ट होता है, पीसीएस का होता है, इंजीनियर्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है, होते नहीं सबके जॉब, सबके टेस्ट होते हैं। नेताओं का भी टेस्ट होगा, उनका कोर्स भी होगा। जैसे डॉक्टरी का कोर्स होता है, जैसे दूसरी चीज़ों के कोर्स होते हैं और उनके टेस्ट होते हैं, वैसे ही नेताओं का भी कोर्स होगा और उनका भी टेस्ट होगा। उसमें जो अव्वल नंबर पे आने वाले लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे, केवल वो लोग, और एक जगह से 2 ही लोग खड़े होंगे। जिसे भी आधे से अधिक वोट मिल जाएंगे वो आदमी जीत के चला जाएगा अपने पद पर 5 साल के लिए। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसको थोड़ा समझें। आज हम नेताओं को 2 काम करने के लिए चुनते हैं। एक तो संविधान को बनाने के लिए, है ना, फेरबदल करने के लिए, कोई भी अमेंडमेंट करना है, और दूसरा उसके हिसाब से चलाने के लिए। 2 काम के लिए चुनते हैं आज हम लोग नेताओं को। चुनते हैं कि नहीं? हमारी ओर से संविधान बनाने के लिए, और जो संविधान बना लिया या बना रखा है उन्होंने उसके हिसाब से चलाने के लिए हम चुनते हैं ना। फिर 5 साल तक हमारा कोई अधिकार नहीं बचता, या बचता है? नहीं बचता। अगर आपको कुछ चक्कर है तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर किसान आंदोलन जैसा कुछ करना पड़ेगा, तब भी सरकार ने सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो छुट्टी। इस नई व्यवस्था में क्या है कि वहां पे हम नेताओं को केवल एक काम करने के लिए चुनेंगे। इस बात को ध्यान से सुने, केवल संविधान के हिसाब से व्यवस्था को चलाने के लिए, बनाने का अधिकार उनको नहीं होगा। अच्छा, फिर आप बोलेंगे तो बनाएगा कौन? क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है दुनिया में कि ठीक है भाई हम जनता के ऊपर छोड़ दें, मगर फिर ऐसे चलेगा कैसे? वो बनाएगी कैसे? क्योंकि जनता में तो सब लोग इतने समझदार होते नहीं है। तो उसका समाधान मैंने निकाला, उस समाधान को यहाँ समझें। वो बड़े आपका बड़े काम की चीज़ है। उस समाधान से जनता 24 घंटे पूरे शासन की मालिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बड़ी आसानी से। आप लोगों ने कभी किन्हीं लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया है? कोई हाथ खड़े करेंगे? खाया ही होगा।
कई रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि जैसे खाना खाया तो वो आपके मोबाइल पे, आपका मोबाइल नंबर वो लोग ले लेते हैं और आपके मोबाइल पे एक हैप्पी इंडेक्स आता है। वो आपसे पूछते हैं कि आप हमारी सेवा से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे यहाँ की सेवा से कितने सेटिस्फाई हैं। तो 5 स्टार या 10 स्टार अलग अलग देते हैं। 10 स्टार समझ लो, तो 10 स्टार में अगर 5 से ज़्यादा आपने दिया तो सेटिस्फाई माना जाता है, 8-9 दिया तो बहुत सेटिस्फाई, और 10 दिया तो परम सेटिस्फाई, और 5 के नीचे गए तो अनसेटिस्फाई। फिर वो नीचे एक कॉलम देते हैं, भाई कारण भी बता देना, मतलब किसी ऑर्डर ठीक नहीं लिया, खाना ठीक नहीं था, माने कारण क्या है जिसकी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो कारण नीचे लिख दें ताकि वहाँ की मैनेजमेंट को मालूम चल जाए और वो उसमें कुछ सुधार कर ले। अभी तो उसके हाथ में है, क्योंकि प्राइवेट लोग हैं वो सुधार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें तो कोई पैसा कमाना है, सरकारी लोग नहीं करते, है ना। इस नई व्यवस्था में क्या होगा कि जब भी आपका इंटरेक्शन व्यवस्था के साथ होगा, कैसे होगा, आपने कोई मांग की, ठीक, मांग करने में कोई दिक्कत हुई क्या, इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर ठीक काम नहीं, कोई भी दिक्कत हुई क्या, मांग हो गई, समय पे प्रोडक्ट पहुंचा क्या, पहुंच गया, ठीक ठाक पहुंचा क्या, ठीक ठाक पहुंच गया, जिसने पहुंचाया उसका व्यवहार ठीक था क्या, ठीक था जी। या आप कहीं काम करते हैं, आपको कहीं काम करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, माने जब भी आपका इंटरेक्शन, आप कहीं रोड से जा रहे हैं, आप कहीं भी कुछ भी व्यवस्था से दिन में आपका 10 बार भी इंटरेक्शन होगा तो हर एक 10 बार आपके मोबाइल पर क्या आएगा, हैप्पी इंडेक्स, ये कंपलसरी होगा। और वो हैप्पी इंडेक्स अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप चाहें तो उसमें दे दें और चाहें तो ना दें, नहीं देंगे तो वो सेटिस्फाई ही माना जाएगा आपका। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाई हैं तो आप उसमें 5 से कम स्टार देंगे और उसमें कारण बताएंगे और ये आपकी वोट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? जिस डिपार्टमेंट या जिससे आपका इंटरेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट के खिलाफ ये क्या माना जाएगा, आपका वोट। समझ रहे हैं? और ऐसे 10% वोट अगर हो गए नेगेटिव तो उस पर जांच कमेटी, एक डिपार्टमेंट होगा, पहले से ही होगा वो चूंकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक 10% हुआ तो वहां सेवाएं ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगी और वो मामला ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। समझ रहे? आपने कुछ किया क्या इसमें कुछ खास? आपके हाथ में पावर आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? कितनी आसानी से आ गई? आपको कहीं जाना पड़ा नहीं, आप जहां हैं वहीं से कर सकते हैं। समझ रहे? ये तो हो गया कि जब भी आप इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ में ऐसे करके होता रहेगा। तो जब तक उसका 10% नेगेटिव नहीं होता है तब तक उस डिपार्टमेंट के पास मामला रहेगा। वो चाहे तो आपके साथ आपको कॉल करके सॉर्ट आउट कर सकता है और बोल सकता है कि आगे ऐसा नहीं होगा, आप राजी हो जाते हैं तो अपनी वोट वापस ले लेंगे, नहीं हो जाते तो वो वोट काउंटिंग में आ जाएगा। माने उनको ठीक करने का मौका रहेगा जब तक 10% नेगेटिव वोट नहीं हो जाते। समझ रहे? इसका मतलब है कि 90% लोग तो इस व्यवस्था में कैसे रहेंगे? मस्त चकाचक। मतलब कभी कभार होगा कि कोई दिक्कत खड़ी होगी किसी को, माने आपकी जिंदगी 90% सुखों से, सेटिस्फैक्शन से भरी होगी। अगर कोई व्यवस्था आपको 90% सेटिस्फाई रख सकती है तो 10% भी लगता नहीं कि कभी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अगर 90% रख रही है तो 10% भी कहां से आएगा, कहां से प्रॉब्लम खड़ी होगी? वो कोई बाई चांस, कोई बाई मिस्टेक, क्योंकि ह्यूमन एरर कई बार हो जाते हैं तो वो उससे ही खड़ी होगी थोड़ी बहुत। इसके अलावा अगर कोई संवैधानिक समस्या है, कुछ कोई नियम ऐसा है खराब है, तो आम जनता तो उतना नहीं देख पाती क्योंकि उतनी समझदार नहीं होती, उस विषय की एक्सपर्ट नहीं होती है। तो जो वो नेता लोग होंगे वो कोई आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई ये नियम में ये बदलाव करने से
ये समस्या दूर हो जाएगी या ये सुख सुविधा बढ़ जाएगी, तो वो उस नियम का प्रिस्क्रिप्शन जनता में देंगे, खुद नियम नहीं बना सकते। क्या करेंगे वो? हाँ, वो उन्होंने जो बनाया पूरा मसौदा वो 3 महीने पब्लिक फोरम में पड़ा रहेगा, ऑनलाइन ही। अगर 10% लोगों ने उसको नेगेटिव वोट कर दिया उस प्रिस्क्रिप्शन को, तो वो गया काम से, अब वो लॉ नहीं बन सकेगा। और 10% लोग तो समझदार होते ही हैं, उन चीजों के एक्सपर्ट होते ही है ना, वो खाली देखेंगे। अच्छा चलो लॉ बन भी गया, उनको भी लगा कि ठीक है भाई बनने दो। लॉ बनने के बाद भी अगर कोई दिक्कत खड़ी हुई और कभी भी 10% नेगेटिव वोट हो गया तो भी लॉ खत्म हो जाएगा बनने के बाद भी। मतलब आप अपने घर से ही उसको केवल मात्र -10% वोट देकर ही नल एंड वॉइड कर सकते हैं, घर से ही। आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई अपील करने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं भाई? ओनर आप हैं तो आप क्यों मांगेंगे, बताइए जरा। अभी आपको मांगना पड़ता है तो क्या वास्तव में धरातल में इतने किसानों ने वहां खड़े होकर मांगा तो क्या वो ओनर थे क्या भाई? चाहे संविधान में लिखा हुआ है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पे ऐसा है क्या? नहीं है ना। इससे ऐसा होगा कि आप घर बैठे इसके मालिक होंगे, समझ रहे हैं? आपको कुछ भी अलग से कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी पसंद नापसंद तो सबको मालूम है ना भाई, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। इसके लिए कोई डिग्री करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। मैं कोई सेवा से सेटिस्फाई हूं कि नहीं हूं, इसके लिए कोई डिग्री कोर्स करने की जरूरत है क्या? छोटा सा बच्चा भी जानता है कि चॉकलेट स्वादिष्ट है कि नहीं है, जानता है कि नहीं? अगर उसको अच्छी नहीं लगेगी तो पापा को बोल देगा और पापा उसका नेगेटिव वोट डाल देगा। तो पूरा शासन की पूरी सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? आसानी से आ जाएगी कि नहीं? इसके लिए कोई पापड़ बेलना पड़ेगा क्या? किसी से कुछ मांगना पड़ेगा क्या? कोई आंदोलन करना पड़ेगा क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक शास्त्र है कि भाई जिनके लिए आप व्यवस्था बना रहे हो, अरे उनसे तो पूछ लो। नहीं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ लेके आना चाहते हो बाजार से, तो अपने दिमाग से ले आते हो या बच्चे से पूछते हो कि बेटा क्या खाएगा, क्या लाऊं? रेस्टोरेंट में ले जाके बच्चों को बोलते हो ना कि बेटा यार ये है, बोलो क्या चाहिए, या क्या बोलते हो कि नहीं नहीं तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। तो जिनके लिए व्यवस्था है उनसे पूछने की, उन्हें अपनी मांग करने की आजादी अगर नहीं है और किसी पैसे के द्वारा या किसी भी नियम के द्वारा उसको रोका जाता है, तो क्या आपको नागरिक होने से ही नहीं रोका जाता क्या वास्तव में? क्योंकि भाई जहां हम अपनी मांग नहीं कर सकते उस देश के नागरिक होके मतलब हमें क्या फायदा है? क्या फायदा है सर आपको? अगर आप मांग नहीं कर सकते कोई भी कारण से, जैसे आपको उठा के जेल में बंद कर दिया तो मांग नहीं कर सकते, बाहर है पैसा नहीं है तो मांग नहीं कर सकते, तो आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो नागरिक भाई राजनीति शास्त्र तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिनके लिए व्यवस्था है भाई उनके हाथ में सत्ता हो। हर आदमी को ये बताने का अधिकार होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपका प्रतिनिधि को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? 10 लाख लोगों में एक सांसद या कुछ 1 लाख लोगों में एक विधायक, उसको कैसे पता चलेगा किसके घर की हालत क्या है? कैसे जानेगा वो आपका प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? उसे क्या पता आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसे क्या मालूम है? भाई वो चाहे भी तो नहीं जान सकता। हम ये नहीं कह रहे कि भाई उसकी कोई कमी है, वो क्यों नहीं जान रहा है, नहीं जान सकता। इसीलिए व्यवस्था की जो पूरी ताकत है, और पूरी ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है कि मांग करने की।
अगर आपकी मांग हो रही है, आपको जो चाहिए वो आप मांग कर ले रहे हैं और वो आपकी आपूर्ति हो जा रही है, तो फिर हमें क्या लेना देना, व्यवस्था जैसे चलती है वो चले। भाई हमारा जीवन तो चकाचक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम तो तब पूछेंगे ना जब हमें कोई दिक्कत खड़ी होगी कि भाई साहब क्या हुआ, आदमी कम है, घोड़ा कम है, गाड़ी कम है, हुआ क्या, बताओ जरा, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो गई, तभी ना। अगर चकाचक चल रहा है तो सब बढ़िया है। जैसे शरीर में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहता है तो हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते। जब कहीं कुछ लगता है, अरे घुटने में दर्द हो गया, अरे कान में, तभी हॉस्पिटल का रास्ता देखते हैं ना, अरे भाई चलो चलो उधर चलते हैं। तो इसमें सारी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, कोई भी हो, हर एक बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार मिलेगी। तो अब ये राजनीतिक शास्त्र आपका, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया और इसके साथ साथ आज की समस्या आप समझ गए होंगे। चूंकि सही हाथों में व्यवस्था की बागडोर नहीं है, और सही हाथों में मतलब सही आदमी के हाथ में नहीं है मालिक के हाथों में चाहिए भाई, सही आदमी के हाथ में नहीं चाहिए, मालिक के हाथ में चाहिए। हाँ, सही आदमी और खराब आदमी का चक्कर नहीं। मैंने बताया कि सही आदमी भी जान नहीं सकता कि आपको क्या चाहिए, क्या वो अंतर्यामी है, नहीं जान सकता। क्या उसको पता है कि इस बच्चे को किस सब्जेक्ट में इच्छा है, कितना पढ़ना चाहता है, क्या उसको मालूम है? नहीं मालूम ना, वो नहीं जान सकता। तो सही हाथों का मतलब है मालिक के हाथों में, माने जिसके लिए व्यवस्था बनाई उसके हाथों में व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे? जनता के लिए है तो जनता के हाथ में 24 घंटे 24/7 दिन रात सारी वोट ऑनलाइन ओपन होनी चाहिए 24 आवर्स। ऑनलाइन का मैनेजमेंट जो करेगा वो कुछ भी करेगा, उसमें छेड़खानी। जी बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है। किस लिए करेगा? उसके पास में उद्देश्य क्या होगा? क्योंकि पैसा वहां है नहीं, उसे भी जो चाहिए मिल रहा है। तब भी लोग चाहेंगे, जैसे अभी आप कह रहे हैं 1% लोग ले रहे हैं जो इनकम है, तब भी वो लोग कैसे चाहेंगे कि हमें मिले? नहीं, कैसे मिलेगी, कैसे करेंगे? जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं, तब भी करेंगे। अभी तो पैसा है ना, अभी तो पैसे के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, जमीन के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, सोना चांदी के रूप में इकट्ठा, अभी तो तरीका है ना। और ये तरीका किसने दिया है? सोच समझ के बताइए। नहीं, अर्थशास्त्र ने दे रखा है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का क्या है, मानवाधिकार है। सफाई का काम कौन करेगा? सीवर साफ करने का? जी बताऊंगा, चिंता मत करिए। अभी हाँ जी बिल्कुल सारे सवालों के जवाब है। और यहाँ भी समय पूरा हो जाएगा, अगर कोई सवाल रह भी जाएंगे तो हम लोगों ने ऑनलाइन ओपन मंच खोल रखा है, माने आप जहाँ रहते हैं वहीं से कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, उसके सेशन चलते रहते हैं। जैसे अभी भी कोई ऑनलाइन टेंडर होता है, लेकिन वो जाता जो चाहता है उसी के पास जाता है, उसमें कोई टेंडर ही नहीं होंगे। जैसे अभी प्रेसिडेंट में कोई टेंडर हो रहा है, सर टेंडर होंगे ही नहीं ना, तो ये सवाल ही कहाँ उठेगा? तब टेंडर नहीं होगा तब ऑनलाइन होगा ना। ऑनलाइन होगा, वो पूरी सेवा ही होगी, टेंडर वेंडर कुछ नहीं, उसमें खेती भी हर चीज सरकारी है, बस जॉब है आपका। इस व्यवस्था को कौन अडॉप्ट करेगा और कैसे करेगा? हाँ वो भी बताएंगे, अभी आएगा। अभी एक और चैप्टर है एजुकेशन का, उसके बाद फिर यही आएगा कि ये व्यवस्था एडॉप्ट कैसे हो, मतलब पहुंचेगी कैसे वहां तक। जी बस आप लोग थोड़ा मेरे साथ साथ एंगेज रहिए, क्योंकि ये तभी समझ में आती है ना। मैं थोड़ा हिला हिला के पूछता हूँ। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने से आपको एक तो ये फायदा होगा हम सबको कि हम सब एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है ना कारण है, हम गलती से कारण बन जा रहे हैं, है ना, परिस्थितिवश, अज्ञानता।
क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, ये उसकी इच्छा के आधार पर। और पहले 15 साल कॉमन एजुकेशन होगी, मतलब वो एजुकेशन जो पूरे जीवन आपको काम आती है, प्रैक्टिकल वाली। अभी अगर मैं बताऊं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, मेरी 90% एजुकेशन है ऐसी जो मुझे आज तक कभी काम नहीं आई। केवल 10% एजुकेशन मेरे जीवन में काम आती है, जितनी मैंने पढ़ी है उतनी में से। तो उस 90 का मेरे जीवन में क्या काम है? अगर मुझे बायोलॉजिस्ट बनना ही नहीं है तो भाई मुझे बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो? अगर मुझे मैथमेटिशियन बनना नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, तो मुझे मैथमेटिक्स में पास क्यों होना है? किस लिए? काहे के लिए? मेरी आर्ट में कोई रुचि नहीं है, मुझे क्यों आप पेपर खराब करवा रहे हो भाई? नहीं, बच्चे की रुचि के, क्योंकि जिसमें हम पढ़ेंगे उसी में तो जॉब भी करेंगे जाके, नहीं? अभी आज आप देखते होंगे बच्चा आईआईटी कर रहा है और बीच में से छोड़ के फिल्म करने निकल जाता है कि नहीं? कॉमेडियन बन जाता है। ओ भाई ये क्या कर रहे थे फिर? यहां क्यों तुमने एक सीट खराब की बिना मतलब के? नहीं, वो एजुकेशन इस प्रकार की होगी कि 15 साल तक वो वाली एजुकेशन जो हर एक आदमी के जीवन में काम आती है। बस एक भाषा, एक गणित जो आता है जितना काम, संज्ञान माने दैनंदिन जीवन के सब चीजें, तो थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा भूगोल, थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा जो हमारे डेली के काम आता है। और दर्शन, बाबूजी जो कह रहे थे कि जिनके पास दर्शन नहीं होता उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ जाना है, बाबूजी बता रहे थे ना। और सबसे बड़ी वजह वही है जो बाबूजी बता रहे थे कि जितने आंदोलन अब तक फेल हुए हैं उसमें जो रूट कॉज है उनके फेल होने का, वो है कि उनके पास कोई दर्शन का ना होना। उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, बस लड़ना है, उनको इतना पता था। बस मौजूदा स्थिति से लड़ना है, लड़ने के बाद अगर जीत भी गए, पहले तो जीतना ही मुश्किल है क्योंकि सारी पुलिस, सारी फोर्स, सब कुछ उनके पास है, आपका जीतना लगभग नामुमकिन है। पर चलो कोई जादू हो गया है ना, कोई जादू हो गया और आप जीत भी गए, तो फिर आपको सवाल उठेगा अब क्या? जैसे श्रीलंका में एक सत्ता हट गई, अब दूसरी सत्ता आ गई, अब उनके पास, लोगों के पास, कल वो जश्न मना रहे थे, अब उनके पास आज ये सवाल नहीं होगा कि अब समस्या जो है उसका क्या किया जाए? नहीं, तो इसी बात को पहले उठा लेते ना, फिर इसी बात को उठा के जनता के बीच रख देते, जनता एग्री कर जाती तो चेंज हो जाती। लड़ने की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। लोकतंत्र में जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बना दिया कि आप मत से अपना जनमत तय कर सकते हो, तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता है लड़ने की, मुझे बताइए। अभी भी 5 साल में हमारे पास मौका तो आता ही है ना, आता है कि नहीं? अभी भी आप लोग बोल ही रहे थे कि 2022 में तो हम सफल नहीं हो सके, लेकिन 24 में हो जाएंगे, मतलब जब वोट पड़ेंगे तभी ना, तो मौका है ना हमारे। तो अब भी वोट ही डाल के बदलना है, तो फिर लड़ना क्यों, ये मुझे बताइए आप लोग। अगर आपको वोट डाल के चेंज करना है, आपको वोट डाल के चेंज करना है, तो लड़ने की क्या जरूरत है? क्यों जी? आंदोलन करके वहां गाड़ियां जलाने की क्या जरूरत है, जब फैसला तो वोट डाल के होना है? नहीं, या गाड़ी जलाने से, वो हल्ला करने से दिल्ली में एक जगह 4-6 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, खुद भी परेशान हो, वहां के बासिंदों को भी परेशान करें, इससे कुछ होने वाला है क्या? भाई वोट से ही तय होगा ना।
तो जब वोट से ही तय होगा तो फिर लड़ने की और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? हर 5 साल में तो मौका आता ही है। जो भी सरकार गलती से चुन ली, जो भी करके, ठीक है भाई 5 साल अब तुम्हारे, आज की सिस्टम में 5 साल तुम्हारे हैं, चलो तुम कर लो जो करना है, करने दो उनको। मैं तो कहता हूँ विपक्ष भी काय को खामे का करता है। आप सोचो, अगर आपको 5 साल के लिए मौका मिल जाए कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप अपना पूरा दिमाग लगा के जो करना चाहते हैं कर लें? नहीं चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि एक आदमी आपके बगल में बैठा रहे और वो आपकी टांग खींचता रहे? चाहेंगे क्या? ये तरीका ही ठीक नहीं है। तरीका ये ठीक है कि पावर अपने पास रखो, माने जनता पावर अपने पास रखे और काम उनको करने दे। जहां कहीं भी दिक्कत दिखे नेगेटिव वोट, है कि नहीं? आसान है ना? कितना आसान है, घर बैठे एसी में बैठ के, वो भी क्योंकि इसमें सारे घर, क्योंकि ये एक नगरीय व्यवस्था है, सभी लोगों को उनकी इच्छा के आधार पर, माने जितने उनकी सदस्यों की संख्या है परिवार में, उस हिसाब से उनके फ्लैट तय होंगे। 5 लोग हैं तो 7 रूम का फ्लैट, या पति पत्नी है तो 4 रूम का फ्लैट, माने अगर जोड़े से रह रहे हैं तो इस तरह का पूरा। और सारी सुख सुविधाएं वहाँ, सब कुछ फ्री है ही वहाँ। फ्री का मतलब आज की भाषा में माने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, जितना जूस पीना है उतना जूस पियो, जितना दूध पीना है उतना दूध पियो, जिम जाना है तो जिम जाओ, डिस्कोथेक जाना है तो डिस्कोथेक जाओ, पार्क में बैठो, खेल खेलो, जो मर्जी कुछ भी करो। और 4 से 5 घंटे का केवल एक आदमी पर काम, वो भी उसकी इच्छा का। उसकी इच्छा का कैसे? क्योंकि जिसमें वो एजुकेशन ले रहा है, अपनी इच्छा से वो एजुकेशन ले रहा है जिस भी डिपार्टमेंट में, तो सीधी सी बात है उसी डिपार्टमेंट में जब वो 20 साल का हो जाएगा तो एक बार टेस्ट होगा। वो भी ये जानने के लिए नहीं कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, ये जानने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि वो अपने डिपार्टमेंट में कितना दक्ष हुआ। समझ रहे? क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि 100 सीटें हैं और आवेदन करने वाले 10,000 हैं ना, वहां सभी की जॉब पक्की ही है, नो डाउट। आपको कोई इंटरव्यू देने भी नहीं जाना है। वो जो एग्जाम हो जाएगा जब आप 20 के होंगे, उससे तय होगा कि आपको किस चीज की ट्रेनिंग में जाना है, माने आप किस चीज में कितने दक्ष हैं। तो उस हिसाब से उस हिस्से में जितनी जॉब होती होंगी वो आप अपना बता देंगे, प्रेफर के ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ज़्यादातर पहला ही मिल जाएगा, नहीं तो पहले दूसरे में से ही आपको कुछ मिल जाएगा। उसी में 5 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, आप 25 साल के हो जाएंगे और 25 साल के आखिरी दिन के अगले दिन से आपकी जॉब स्टार्ट। आपको जूते चप्पल कहीं नहीं घिसने, कोई फाइल बना के नहीं घूमनी है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपका लिखा ही हुआ है। ऑनलाइन सारा प्रोफाइल बना हुआ है, उसमें सब लिखा ही हुआ है आपका क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह सब। आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के, कोई फाइल बना के नहीं लेके जानी, नहीं होगा कुछ भी। देखो क्या होता है, अब मैं इसको पूरा कर दूं फिर आपको आंसर कर दूंगा। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि रुचि के हिसाब से वहां सब चल रहा है। इस पूरी व्यवस्था में क्या चल रहा है? आपकी मांग के हिसाब से। और आप अपनी मांग किस हिसाब से करेंगे? अपनी पसंद के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से करेंगे ना। जिस एजुकेशन में आपकी रुचि है वो एजुकेशन लेंगे, जितनी रुचि है उतनी एजुकेशन लेंगे, उसी हिसाब से फिर जॉब भी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा आप सोचिए कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे। अगर मैं आपको ऐसा काम दे दूं जो आपकी इच्छा का नहीं है, तो क्या मुझे आपके ऊपर सुपरवाइजर नहीं लगाना पड़ेगा? आप बिना सुपरवाइजर लगाए काम करेंगे क्या? बिना 2-4 गाली दिन में खाए काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर वही काम दे दिया जाए जो आपको करने में मजा ही आता है, सुपरवाइजर लगाने की जरूरत होगी क्या? आप अपने आप ही करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट देंगे। आपका मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है कि उपभोक्ता का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि किससे सेटिस्फाई होता है वो? आपके पैदा किए हुए प्रोडक्ट से और आपकी दी हुई सर्विस से, नहीं? तो हमारा जो हैप्पी इंडेक्स है वो कितना ऊंचा हो जाएगा? तो
तो रुचि की जॉब, रुचि की एजुकेशन आवश्यक है कि नहीं है? 2 घंटे की पढ़ाई है, ये 15 साल और आगे भी मिनिमम 2 घंटे की पढ़ाई है। उसके ऊपर बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, ज़्यादा पढ़ाकू है तो ज़्यादा भी पढ़ ले, नहीं तो 2 घंटे की कॉमन जो पढ़ाई है बस। क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना नहीं है भाई, मैथ में भी पास होना है, आर्ट में भी पास होना है, इतिहास में भी पास होना है, महाराणा प्रताप की जीवनी भी आनी चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर की भी जीवनी ना भाई, कोई जरूरत नहीं। अपने आप को समझ ले वही बहुत है, अपनी जीवनी समझ जाए वही बहुत है। तो रुचि रुचि का सब कुछ है। तुम्हारी पूरी एजुकेशन रुचि की तो एजुकेशन पर ही जॉब निर्भर करते हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में जॉब होता है। तो 25 से 50 साल के बीच में आपकी जॉब है। जब भी व्यवस्था को, और वहाँ जॉब ऐसी नहीं है कि आपको डेली 9 बजे से जाना है और ऐसा ऐसा करना, जब भी व्यवस्था को आपकी जरूरत होगी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, उतने से उतने आप जाइए, काम करके आ जाइए, छुट्टी। कभी आपकी 2-4 दिन की भी छुट्टी लगातार हो सकती है, कभी 1 आध दिन लगातार काम भी हो सकता है, डिपेंड करता है खेती का है या कुछ है ऐसा करके। वहाँ सब कुछ सारा सार्वजनिक काम ही है, सब कुछ, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर किसान की खेती चौपट हो गई, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया तो किसका नुकसान होता है? किसान का होता है ना। तब किसका होगा? तब समाज का होगा। और समाज ऑलरेडी 20-25% चीजें ज्यादा पैदा करेगा ही, ये समझ के कहीं ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर 100 किलो गेहूं की जरूरत है तो वो 125 किलो पैदा करके चलेगा कि कहीं 10, 15, 20, 25 किलो गेहूं खराब हो सकता है, तो हमें 100 चाहिए, 100 मिल जाएगा, है ना। इंश्योरेंस की कोई जरूरत पड़ेगी इस व्यवस्था में? नहीं पड़ेगी ना। आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक इंश्योर्ड है, क्योंकि भाई मालिक आप। आपको अपने बच्चों को रोज रोज धमकाने की जरूरत पड़ेगी कि पढ़ता नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं करता है, डॉक्टर नहीं बनता है, ऐसा बोलने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो कुछ भी बने उसे मिलना वही है जो उसको चाहिए। समझ रहे? आपकी सिरदर्दी खत्म, आपके बच्चे की सिरदर्दी खत्म। आप लोगों को शायद अपना बचपन याद नहीं है, मुझे अच्छे तरह से याद है और मैं अभी भी देखता हूँ बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का, माँ बाप की सारी ख्वाहिशों का, समाज की सारी ख्वाहिशों का। 5 साल 10 साल के बच्चे के ऊपर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं क्या? वो बच्चा बड़ा होके आदमी तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वो पटाखा बनेगा कि जरा सी किधर से सुर लगी और बड़ाम। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल के लोगों को जरा सा कुछ हो तो गुस्से में आ जाते, क्योंकि भाई तत्ते तवे पे पहले से ही बैठे हुए हैं। आपने और थोड़ा सा जो है वो आग बढ़ा दी तो क्या होगा उसका? फिर आ रही है बात समझ में? छोटी छोटी सी चीजों से हमारी जिंदगी में नरक भी बन जाता है और स्वर्ग भी बन सकता है। समझ रहे? तो एजुकेशन पॉलिसी समझ गए? कोई एग्जाम नहीं 15 साल तक, और 15 के बाद में भी ये देखने के लिए नहीं कि रामू ने तो टॉप किया है और सामू तो पास होके आ गया ना। वो अपनी रुचि वाली चीज में कहां तक पहुंचा है ये देखने के लिए, दैट्स इट। तो टीचर के ऊपर से भी प्रेशर खत्म, प्रिंसिपल के ऊपर से भी प्रेशर खत्म। खत्म क्या नहीं खत्म, है ना। मतलब उस व्यवस्था में प्रेशर नाम की चीज ही नहीं है, बस प्रेशर कुकर हुआ करेगा खाना बनाने के लिए, और कहीं कोई प्रेशर आदमी के जीवन में नहीं होगा, कोई भी तरह का। ना खुद के जीवन में होगा, ना आप अपनों के जीवन में भरेंगे, ना कोई आपके अपने में भरेंगे, है ना। तो अब ये आप तीनों चीज समझ गए होंगे। अब कोई आप 2-4 आप सवाल पूछ लें, क्योंकि समापन की ओर है। और सवालों के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ओपन मंच का एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा करके होता ही रहता है ऑनलाइन। आप जहाँ हैं अपने मोबाइल से ही जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन होता ही चर्चा।
और उसमें आप जो मर्जी सवाल पूछ सकते हैं, और ऑलरेडी 350 से भी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर हैं, उनमें लगभग इन सभी सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। किताब भी पढ़ सकते हैं, वो फ्री है, PDF, ऑडियो बुक भी फ्री है, उसके सेमिनार भी हो रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं हर तरह से। अब आप कोई 2, 4, 5 जिनके मुख्य सवाल जिनको अभी लगे हैं कि भाई इनका जवाब नहीं मिला है, वो पूछ सकते हैं। जैसे आप सर ने पूछा था कि भाई इससे लोग निठल्ले नहीं हो जाएंगे क्या, है ना, कि मतलब कोई प्रेशर तो है नहीं है, बिल्कुल प्रेशर हटा दिया, अब निठल्ला नहीं हो जाएगा क्या। देखो क्या होता है जी, हर आदमी का एक फ्रेम होता है, क्योंकि मैंने एक दूसरी किताब भी लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, वो भी उपलब्ध है ऑडियो में भी और वैसे भी। उसमें मैंने सबसे पहले यही खोज की थी, ये व्यवस्था खोजने के पहले मैंने यही खोज की थी कि ये आदमी चीज क्या है भाई। हाँ, एक सेकंड में ये आंसर कर दूं। सबसे पहले मैंने यही खोज की कि ये जो आदमी है ये है क्या, है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन है, आदमी क्या चीज है, ये चेतना क्या है, या आत्मा क्या है, या ये है क्या चीज। तो इस पर ही मैंने पूरी किताब लिखी हुई है। उसमें अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उसको उसकी रुचि का जीवन मिले तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उसमें। आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि कभी कभी कोई चीजें आपको आपकी रुचि की करने को मिलती हैं, क्या आपको समय का भान रहता है उसमें? नहीं रहता ना। क्यों नहीं रहता? हाँ, मजा आता है, और ये मजा आना, ये सुख ही जीवन का उद्देश्य है। और ये तभी आता है जब हमारी इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन चले। अगर मेरी इच्छा के बिना मेरा जीवन चले तो मुझे आप उसमें आलसी भी पाएंगे, निठल्ला भी पाएंगे, तो दिल ही नहीं करेगा ना काम करने का। कैसे करेगा बताओ? जिस बच्चे की गहराई पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको आप बिठाओगे वो तो सोएगा ना बैठ के, फिर आप बोलोगे देखो निठल्ला आदमी, निठल्ला बच्चा है ना। आप बलात्कार कर रहे हो उसके साथ भाई, उसे तो कुछ और चाहिए और भरने में कुछ और लगे हो। तो ये बात तो आपका हो गया होगा आंसर जी। आप सम्मेलन है, इसका उद्देश्य था कि बहुजन कैसे शासक बने, तो ये प्रश्न इसका इसको बताइए। हाँ, बता देता हूँ। देखो बहुजन, हाँ नहीं अच्छी बात है, अच्छी, मैं बता देता हूँ जी। नहीं बनता है, उनका सवाल बनता है जी। ये जो आप कह रहे हैं कि बहुजन बौद्धिक, अगर इसको सर्वजन बौद्धिक कर दें तो क्या दिक्कत है? क्या करोगे फिर? और किस लिए? नहीं यहाँ मत करो, यहाँ की नहीं कह रहा मैं मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ सर। आपका मैं इंटरव्यू भी करूंगा, उसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप जो करने की बात कर रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, अगर यही अर्थशास्त्र, यही व्यवस्था आप रखते हैं तो, जो जिसका जिक्र मैंने अब तक किया है। भाई आप ही सारे मालिक हो तो मतलब क्या हुआ? जी 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 सर। देश की संपत्ति को दो ऐसे आदमी के हवाले कर देना चाहिए, और वही हाल आज आप बताइए देश की जीडीपी इस वक्त कितना है, आप बताइए सर। नहीं मैं समझा नहीं, आपके ये दोनों सवाल से मुझे कोई संबंध नहीं समझ में आया। ये बता पूछ रहा हूँ जी। इस वक्त देश की जीडीपी कितनी है? हाँ 2 से 3 ट्रिलियन के बीच है। नहीं अभी कोरोना की वजह से हो गई होगी, वो उसके पहले से। और अडानी और अंबानी हाँ को कर्ज कितना भारत सरकार ने दे रखा है? हाँ तो उसी का इंतजाम तो बताया मैंने। अरे सर दिया तो सोल्यूशन। सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ, सुनिए। हाँ सुनिए। जी हाँ अडानी हर महीना जितना कर दे रहा है 102 करोड़
बिल्कुल तो उसके बाद वो भारत सरकार की विकल्प नहीं देता है। जी बिल्कुल अगर अडानी अंबानी इस देश को छोड़ करके भाग जाए जी जी। इसमें सबसे अहम रोल किसका होगा? ये आम जनता का होगा कि भारत सरकार का होगा? सर अगर वो दोनों भाग जाएंगे तो फिर मैं और आप अडानी अंबानी बनेंगे। भाई कोई तो बनेगा। नहीं अरे नहीं, मैं जवाब देता हूँ। अरे मैं जवाब, सर मुझे मौका तो दिया जाए, मौका तो दिया जाए। अरे सर मौका तो दे, मौका देना आप। हाँ मौका तो दीजिए। जी जी मौका दीजिए। देखो अभी मैंने बताया कि प्राइवेट ओनरशिप ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं? इस व्यवस्था, नई व्यवस्था में प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं है कोई चीज की, तो अडानी अंबानी के पास रहेगा क्या? वो तो मेरे आपके जैसा ही हो जाएगा। सर ये जो लिखे हुए सवाल है शायद इनका उत्तर मिल जाए। हाँ हो सकता है, मैं अभी देता हूँ। नहीं सर सुनिए तो। हाँ जी जी ठीक है ओके जी। 2 सवाल और आए यहाँ पे। एक पहला सवाल है, आपके द्वारा बताई गई नई व्यवस्था को मौजूदा भ्रष्ट राजनीति कैसे लागू होने देगी? जी हाँ, ये आखिरी वाला सवाल ही था। सुनिए सर, सुनिए। अरे यार सुना करो भाई, इस तरह से नहीं होगा। प्लीज सर पूरा मौका मिलेगा, यहाँ भी समय नहीं होगा तो मेरे पास चैनल है, मेरे से मौका मिलेगा जी। हाँ, नहीं डिबेट में बस 2 ही सवाल है जी। हाँ सर सुन लीजिए, नहीं तो फिर आपको रह जाएगा। हाँ, ये व्यवस्था आज की भ्रष्ट राजनीति के रहते कैसे आएगी, इस बात को समझिए। अभी जैसे ये बात आप तक यहाँ पहुंची है, हजारों लोगों तक विभिन्न माध्यमों से ये नई जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है ये पहुंच रही है, और आने वाले 4 से 5 साल में लगभग ये 70 से 80%, हम भारत की बात करें तो 70 से 80% वोटर्स तक पहुंच जाएगी, ऐसा हमारा आकलन है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है समय के हिसाब से। और तो उस समय हम लोग एक सर्वे करेंगे जिसमें पूछेंगे कि ये जो व्यवस्था की सारी बातें आप तक पहुंची हैं, इसमें आप कितने लोग सहमत हैं कि इसे लाया जाए। और अगर सर्वे में 50% से ज़्यादा का सर्वे आता है तो उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, जो उसके बाद जो भी लोकसभा के इलेक्शन आएंगे उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। और सुनिए, अभी है इसमें आगे, और अगर 50% से ज़्यादा लोग उसको वोट करते हैं तो आप समझ सकते हो कि 500 से भी ज़्यादा सांसद आपके संसद भवन में पहुंच जाएंगे। और 500 से ज़्यादा संसद भवन में पहुंच के वो एक वहाँ पे नियम पारित कर लेंगे कि, क्योंकि ये नियम अभी वहाँ है नहीं, लेकिन ये उतने सांसदों के द्वारा, माने 2/3 सांसदों के द्वारा पारित किया जा सकता है। और वो ये है कि आम जनता को बहुमत के आधार पर नियम बनाने, माने संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो या पूरा ही संविधान चेंज करना हो, तो उसका अधिकार जनता के पास, अगर जनता बहुमत में उसको पास करती है, जनता 50% से ज़्यादा, अगर जनता कहती है कि हमें ये नहीं ये चाहिए, तो वो हो जाएगा। ये नियम वहाँ पे जाके ये वाली गवर्नमेंट बना देगी और फिर बहुमत करा देगी, माने जनमत संग्रह करा देगी। और जनमत संग्रह 50% इसके पक्ष में आया तो ये संविधान आपका, जी हाँ समझ रहे हैं। एक और सवाल है, एक और सवाल सर। जिनके पास प्रश्न है कृपया कार्यक्रम के बाद में रुकें और बैठ के प्रश्न। हाँ वो मुझसे कर लें 1 to 1। इसमें आपको कोई आंदोलन, कोई लड़ाई, कोई ठुकाई कुछ करने की जरूरत नहीं, ना किसी से कुछ मांगने की जरूरत है। आप मालिक हैं भाई यहाँ के, किससे मांगना है, नंबर 1। दूसरा है जी अरे सर, तो हम भी तो लगेंगे। अरे सर कोई भी कर सकता है ना फिर वो। अरे सर आप समझे नहीं, ये नियम होगा कि किसी भी बात में जनमत संग्रह कराया जा सकता है, कोई भी करा सकता है। अरे सर आप भी करा सकते हैं ना, ठीक है पढ़िए। जाति व्यवस्था का इस नई व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके काम का सुनिए।
जाति व्यवस्था का इस नई व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, माने उसका क्या होगा, तो इस बात को समझें। जाति व्यवस्था में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कोई भी प्रकार के शोषण की, वो सामाजिक हो, जिसकी जड़ आर्थिक में ही होती है, मगर वो लंबा होते होते सामाजिक भी बन जाता है, उसका असर कई सारे प्रभाव में आ जाता है, साइकोलॉजिकल भी बन जाता है। तो जाति वाली जो व्यवस्था है वो उस नई व्यवस्था में जिनको क्योंकि अपनी जाति बना के रखने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है। जाति के नाम पर लाभ लेने के चक्कर में जाति को जरूरी मतलब कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। जिनको भी जाति छोड़नी होगी, अब कोई पकड़ के बैठ जाए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबकी जाति माने जो भी छोड़ना चाहें उनकी वो पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी जाएगी, पीछे से हटा दी जाएगी, जो भी चाहेंगे उनकी सबकी। क्योंकि अब उसके लिए कोई लाभ लेने के लिए आपको जाति की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ ना किसी रिजर्वेशन की जरूरत है, ना किसी कोई पेंशन की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ वहाँ ऐसे ही मिल रहा है जो किसी को भी मिल रहा है। तो एक तो कोई शोषण नहीं कर पाएगा आपका, और ये सामाजिक वाली जो बात है इसके लिए आप ऐसे नगर में जाके रह सकते हैं जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, इस तरह से ऐसे हो जाएंगे। दूसरा, एक दो पीढ़ी के बाद में फिर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन कौन है। तो ये अधिक से अधिक 1 से 2 पीढ़ी के बाद में इस जाति व्यवस्था का नाम समाप्त हो जाएगा, जड़ से नाम समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोगों के लिए। जी आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए, और जिनको भी मुझसे कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं, हम एक साथ बैठ के आप कर सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी आए हुए साथियों का अभिवादन करता हूं। प्रेमजी सिरोही जी ने जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की तरफ से जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था को यहाँ पे पेश किया, तो उसको सुन के समझ के बहुत सारे लोगों में प्रश्न खड़े हुए होंगे, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि एक नई व्यवस्था है, और नई व्यवस्था के अंदर कुछ चीजें जो होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, कुछ कल्पनाएं जैसी दिखती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल आ जाती है तो वो धरातल पे अपने को वास्तविकता में नजर आती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब राजाशाही थी, आज से कुछ वर्षों पहले हम देखें तो राजाशाही थी, तो विनोद जी उस समय ऐसा दिख रहा था कि भाई राजा के समय अगर आम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये संविधान का रचना की थी, तो उस समय जैसे आम्बेडकर जी के साथ में जुड़े हुए कोई व्यक्ति अगर बात करे नगर में जाके कि भाई ये राजाशाही हट जाएगी और ऐसे इस प्रकार का देश होगा कि लोग लाइन में खड़े होंगे, वोटिंग करेंगे, कुछ लोग है वो वोटिंग को कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में हमारे जनता के अंदर से प्रधान का चुनाव होगा, मंत्री का चुनाव होगा, तो वो उसी समय वो चीज काल्पनिक लगती होगी कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, एक राजा अपनी गद्दी क्यों छोड़ेगा, ठीक है ना, कल्पना लगती होगी उस समय अगर देखे तो। लेकिन आज वास्तविकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी सिस्टम उसमें काम करती होती है। ये कोई मैं और प्रेमजी जी और ये जो यूएनएम के साथी वो नहीं लाने वाले हैं, ये देश ही लाएगा, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए लाएगा। ये वो व्यवस्था है, संपूर्ण समाधान व्यवस्था कोई हमारी अकेले की व्यवस्था नहीं है, वो सामूहिक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था कैसे है इसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम उस चीज को क्रिएट नहीं कर रहे सर, हम मैनेज कर रहे हैं। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो बुद्धिमान लोगों को एक जगह दे रही है कि वो वहां पे आए और सिस्टम के अंदर, आज की प्रेजेंट सिस्टम के अंदर जो जो समस्या है उस समस्याओं के ऊपर वो वार्तालाप करें और हम उसका कोई ठोस बातचीत करके कोई उकेल निकालें। एक उकेल तो प्रेमजी जी ने तैयार कर रखा है, अगर आपके पास भी कोई उसका सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन आप रखें, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम विश्व के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, विश्व के लिए सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। ये कोई आपसी किसी जाति का या किसी धर्म का या किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए की बातचीत नहीं चल रही, पूरे मानव समाज के लिए बातचीत चल रही है। और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे जो भी बुद्धिमान, जैसे आज अपन देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे विश्व के लिए चिंता कर रहे हैं कि हम
कुछ करके क्या ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि ये शांति हो जाए, बस जन समुदाय के अंदर शांति हो जाए, सबका जीवन खुशी से चले। ये सबके, आंबेडकर साहब ने भी जब सपना देखा था तो वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं देखा था, वो सभी के लिए देखा था, सर्व जातियों के लिए, सर्वजन के लिए देखा था। ठीक है कि बहुत लंबे समय से जो बहुजन समाज है उसको न्याय नहीं मिला है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी पीड़ा जताते हैं, और यहाँ पे स्टेज पे भी जब लोग आते हैं अपनी बात रखते हैं तो हम भी सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि भाई न्याय नहीं मिला है। तो वो न्याय अब की बार ऐसा हो रहा है कि जैसे मैनेजमेंट की दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप ये सोचो कि यहाँ पे एक स्टेज है और 10-15 हमने अलग अलग फल और सब्जियां रखी हुई है। अभी हो ये जा रहा है कि आपको जो पसंद नहीं है वो आपको खाना पड़ रहा है, वो आपको सरवाइव करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट में ये होता है कि जिसको जो इच्छा है वो उस तक पहुंच जाए और प्रोडक्शन भी उसी तरह से हो कि वो उसको सेटिस्फैक्शनली मिल जाए। ये होता है मैनेजमेंट। हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई चांद तारों से हम जमीन को उतार देंगे यहाँ पे, नहीं, हमारे में से ही हमने करना है, हम लोगों ने ही आपसी मिलकर करना है। ये ऐसी बात है जैसे हम मूल्य कैसे तय करते हैं। देखो आज की सिस्टम में क्या हो गया, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि मोटरसाइकिल है, इसमें सबसे कीमती टूल या मशीन कौन सा है, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आ जाएगा कि भाई इंजन है, वो मोटरसाइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो फिर इंजन के आसपास के जो स्क्रू है, 5-6 जो स्क्रू होते हैं वो तो 20 रुपये के होते हैं, उसको निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। इंजन का जो ब्रेक का या लीवर का जो वायर है उसको निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। वो मोटरसाइकिल को स्टैंड करने के लिए जो स्टैंड होता है ना 20-25 रुपये वाला, वो स्टैंड निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी और आज की अर्थशास्त्र की जो नीति है, उस नीति के कारण जो वैल्यूएशन बन गई हमारे दिमाग में, इसके कारण हम सोच रहे हैं कि ये बड़ा ये छोटा है। एक्चुअली एक एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्ट कर लीजिए, एक एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। इंजन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टैंड इंपॉर्टेंट है, जितनी ब्रेक इंपॉर्टेंट है, जितनी सीट इंपॉर्टेंट है, सीट के ऊपर का जो कवर है ना वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, तब जाके पूरी बाइक चलती है। इस तरह जो सिस्टम होती है वो सिस्टम सामूहिकता से चलती है। आज क्या हो रहा है मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि न्यायपूर्ण बात हमने क्यों करनी है। हम यहाँ पे न्याय देने की बात क्यों कर रहे हैं। अन्याय मतलब क्या, अन्याय क्या है, क्या हो रहा है अन्याय। देखो जैसे हम उपयोगिता की बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर, इसकी जरूरत एक किसान को कितनी बार पड़ती है। एक किसान है वो एक साल में डॉक्टर के पास कितनी बार जाता है, 2-4 बार, 5 बार, 6 बार जाता है पूरे साल में। और वही डॉक्टर को किसान की जरूरत कितनी बार पड़ती है, दिन में 3 बार पड़ती है, सवेरे नाश्ते में, दोपहर को खाने में, रात को भी खाने में। मतलब 365 दिन में तकरीबन 1000 बार उसको जरूरत पड़ती है। तो आप ये देखो कि डॉक्टर की जरूरत 5 बार पड़ती है किसान को, किसान की जरूरत 1000 बार पड़ती है। तो फिर वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, वैल्यू किसकी ज्यादा है, डॉक्टर की है। तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों की वैल्यू है। अगर डॉक्टर समाज में से निकल गए तो क्या होगा। हम किसान आंदोलन करते, बोले किसान ही जिंदा रहेंगे, डॉक्टर नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, क्या होगा सर, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हमने वो नहीं करना है, हमने सबको साथ में लेना है, सबको उस तरह से सेटल करना है जिस तरह से वो बने हुए हैं, जिस तरह से वो होना चाहते हैं। ये है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। संपूर्ण समाधान उस प्रकार के 6 मॉडल को लेके यहाँ पे रख रहा है जिसके कारण समाज का जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा या जो भी यूनिट जिस तरह से सेटल होना चाहता है वो सेटल हो जाएगा, नई सिस्टम अप्लाई होगी, सभी लोग सुखी रहेंगे। और इसके लिए संपूर्ण समाधान के ऊपर बातचीत करने के लिए एक तो हम लोग शिविर चला रहे हैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था के ऊपर, दूसरा कि लीडरशिप का भी एक प्रोग्राम है कि भाई नेता कैसे होने चाहिए, समाज में किस तरह से वो बैठे बातचीत करें, लोगों के बीच में जाके उनकी इच्छा क्या है, वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं, उनके प्रश्नों के ऊपर बातचीत हो। वैसे लोग जो है वो बातचीत, ऐसी ठोस बातचीत हमारे शिविर में, हमारे संस्था में चलती है। संपूर्ण समाधान के एक ओपन कार्यक्रम है, वो खुला मंच है, आप किसी भी विषय में हमारे साथ में आके चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हो। वहाँ पे सारे पैम्पलेट का एक थक्का पड़ा हुआ है, आप उसमें से पैम्पलेट ले जाइएगा। इसके पीछे प्रेमजीत जी का नंबर है, मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ में बातचीत कर सकते हो। संपूर्ण समाधान व्यवस्था एक वैश्विक व्यवस्था है जो सबको उस तरह का जीवन देना चाहती है जो आप इच्छा कर रहे हो कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए, आपका बच्चा इच्छा कर रहा है।
यहाँ पे तकरीबन 500 लोग इकट्ठे हुए हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपकी फैमिली में से सभी लोग इसके लिए राजी नहीं होंगे कि आप सामाजिक सेवा करो। जब आप घर से सामाजिक सेवा के लिए भी निकलते होंगे, भाई आप तो अपने लिए तो नहीं निकल रहे हो ना, एक तरह से तो पूरी सिस्टम को फोकस करके निकल रहे हो। आपके इंटरेस्ट, वो तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन मतलब पूरी सिस्टम के लिए निकल रहे हो, तो आपको तो समाज ने सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप जाओ, सिस्टम के लिए बातचीत करो और ऐसे करके आप मतलब समाज को एक नई दिशा दो। लेकिन हमें कौन ये बार बार मैसेज दे रहा है कि नहीं नहीं तुम अपना ही करो, तुम्हें पहले अपना करना चाहिए। ये अर्थशास्त्री हमें वो मैसेज बार बार देता है। जैसे घर से बाहर निकलते हो, ये अर्थशास्त्र हमें एक ऐसे ट्रिंग करके अलार्म दिखाता है, या आपकी पत्नी बोलेगी, आपके माँ बाप बोलेंगे कि भाई बेटा पहले तू अपना कर ले, क्योंकि आप उन 1% में से नहीं हो, और ये पॉसिबल है ही नहीं आज की अर्थशास्त्र के सिस्टम में कि आप उस 1% में भी आ जाओ। तो क्यों ना इसको 100% ही कर दिया जाए। मतलब हम क्यों ऐसी सिस्टम पे जिए कि भाई यहाँ पे 10 चेयर है और सामने 100 लोग बैठे और एक दूसरे को हर रोज लड़ते झगड़ते कि हम इस सिस्टम में इस 10 चेयर में जाके बैठ जाए। अरे भाई यहाँ से जो खड़ा होगा वो उसमें जाएगा तो वो भी फिर से लड़ने लगेगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसी चीज को एक बढ़िया ढंग से आपको पेश करता हूं। जैसे मान लो कि राजाशाही थी, तब राजा की प्रताड़ना से कई ऐसे राज्य थे जो राजा के नगर में जो लोग थे वो राजा की तकलीफों से गुजरते थे। उसकी जो कहते हैं ना प्रेशर होता है कि भाई मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, आप गुलाम हो, इस गुलामी के डर से कितने भी राज्य में लोग जीते थे, दुखी होते थे। तो राजा तो लड़ते झगड़ते थे, राजा तो मरते जाते थे, तो फिर क्या होता था वहां पे? फिर से दूसरा राजा आ जाता था। राजाशाही खत्म कैसे हुए? हम इस पॉइंट पे आए। राजाशाही खत्म कैसे हुई? राजा पैदा कैसे होने बंद हो गए? कारण नई सिस्टम है, लोकशाही। जैसे ही नई सिस्टम आ गई, राजा बंद हो गए पैदा होना। तो इस प्रकार से आज भी जो मालिक बन बैठे हैं वो भी आप कितना भी जोड़ कर लो, आप उसकी जगह पे 10 लोग मिलके 10,000 लोग मिलके किसी एक को मालिक बनाओगे, वो आपके 10,000 को सर्वाइव करेगा, दूसरे 10,000 को अन्याय कर देगा। बात वही थरी की थरी रह जाएगी। तो सबसे बेटर यह है कि हम कोई ऐसी सिस्टम लाए जिसमें जनता ही मालिक हो। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर बाबा साहब आंबेडकर के समय में, ये तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा कमाल होता है और बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसके बेस में एक नई व्यवस्था बनती है, रॉ मटेरियल भी चाहिए उसके लिए। जैसे प्रेमजी जी ने बात करी कि भाई 24/7 एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, एक इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी। आप ऑनलाइन 24/7 कब भी चाहो नेगेटिव वोटिंग दे सकते हो। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए, पूछिए कि बाबा साहब होते उस समय अगर ये इंटरनेट होता और ऑनलाइन सिस्टम होती तो वो यही चीज को लागू करते। वो यही बोलते हैं कि भाई लोग ही, जनता ही वोटिंग करे, डायरेक्ट वोटिंग करे 24/7, वो इस चीज को लाते। क्योंकि बुद्धिमान जो लोग हैं वो इस तरह से जो भी अवेलेबल होता है उसमें से ही कुछ सोच समझ के आगे की नई रचना बनाते हैं, और उसमें भी दूसरे जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसको प्रचार प्रसार करते हैं। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था इस प्रकार से बुद्धिमान लोगों को एकजुट करके एक भविष्य का निर्माण कर रही है। हम आप सभी को सामने ये नई व्यवस्था को पेश कर रहे हैं। आप हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, हम 2 दिन यहाँ पे हैं, रात को भी बैठ के आराम से बात करेंगे अलग अलग विषय पे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और बुद्धिमान लोग होने के बावजूद भी आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे आप लेखक हो, कोई वक्ता हो या कोई प्रचारक हो, यूट्यूबर हो, आपको जो इंटरेस्ट है, हमारी यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था में सबके लिए एक स्पेस है। आप आ सकते हो, उसमें जुड़ सकते हो, मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो सकते हो, प्रचार टीम का हिस्सा हो सकते हो, विजनरी टीम का हिस्सा हो सकते हो। आप आइए, बातचीत करिए, सोचिए, हम ही मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। और जिन भी आयोजकों ने हमको ये मौका दिया कि हम स्टेज पे आके 2-3 घंटे आपसे बात कर सके, और जो भी श्रोतागण ने हमको ये मौका दिया है, मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है।
इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।